So what is statement of work now? You have to learn this. Statement of work is basically the documentation form of any from any organization that is going to be delivered to the bidder side or the seller side. So this is basically the whole document what the organization basically wants from you. The statement of work is a description of the work required for the procurement. प्रोक्योरमेंट करने के लिए आपको जो काम की ज़रूरत है जिस तरह की डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए कि अगर मैं परचेज करूँगा तो मुझे ये चाहिए और अगर मैं लीज करूँगा या मैं आउटसोर्स करूँगा तो मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेशन है वो बेसिकली आपकी स्टेटमेंट ऑफ वर्क है। मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स और म्यूचुअली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ वर्क। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके अंदर स्टेटमेंट ऑफ वर्क को शामिल किया जाता है। A good statement of work gives bidders a better understanding of the buyer's expectation। और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ वर्क अच्छी लिख देते हैं तो आपकी बायर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड की जा सकती हैं कि वो चाहता क्या। स्टेटमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप शामिल कर सकते हैं, ये एक टेम्पलेट की सूरत में यहाँ पर दी हुई हैं। आप इनमें से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और उसको आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है स्कोप ऑफ वर्क। Describe the work to be done to detail. Specify the hardware and software involved and the exact nature of the work. स्कोप ऑफ वर्क बताना है ना, आपने ये बताना है कि इसकी क्या बाउंड्रीज हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो आपने अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है या जो भी आपका टास्क है जिसके बारे में आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और अपनी सारे टास्क के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, जिसको आप स्कोप ऑफ वर्क कहते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ वर्क का पार्ट होगी। दूसरी जो चीज़ आपके पास स्टेटमेंट ऑफ वर्क के अंदर इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है वो है लोकेशन ऑफ वर्क। Describe whether the work must be performed, specify the location of hardware and software, and where the people must perform the work. अब ये चीज़ें बेसिकली थोड़ा सा मर्जन है स्कोप ऑफ वर्क के साथ। इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने काम को किधर परफॉर्म करना है, देन आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जहाँ पर आपने यूज़ करने हैं वो लोकेशन क्या है, और जहाँ आपने लोगों को इस्तेमाल करना है वो लोकेशन क्या है। सो बेसिकली द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू वर्क इज टू बी considered here. Point number 3 है period of performance. Specify when the work is expected to start and end, working hours, number of hours that can be billed per week, where the work must be performed and related schedule information. अब यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा मर्जर आ गया है लोकेशन ऑफ वर्क का और पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस का। पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज बेसिकली द टाइम बाउंड, कि आपका जो वर्कर होगा या आपके जो सॉफ्टवेयर होंगे, आपके जो हार्डवेयर होंगे, आपके जो एम्प्लॉइज होंगे वो कितने टाइम फ्रेम के लिए काम करेंगे। अब वो जो टाइम फ्रेम है वो अगर घंटों में है, दिनों में है, हफ्तों में है, तो उसको किस तरह से बिल किया जाएगा, उसकी डिटेल्स क्या होंगी। मतलब कि ईच एंड एवरी निटी ग्रिटीज, ईच एंड एवरी डिटेल शुड हैव टू बी मेंशन्ड इन स्टेटमेंट ऑफ वर्क under these further subheadings, and that we are learning this time is period of performance. चौथा पॉइंट जो आपके एसओडब्ल्यू का पार्ट होना चाहिए वो है डिलीवरेबल स्केड्यूल। लिस्ट स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स, डिस्क्राइब देम इन डिटेल एंड स्पेसिफाई व्हेन दे आर ड्यू। पहले पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस पे आपने जो टाइम स्टेट लगाया है वो आपने लगाया है एम्प्लॉय के लिए कि आपके एम्प्लॉय को कितना काम करना है। अब डिलीवरेबल स्केड्यूल के ऊपर जो टाइम स्टेक लगा है वो लगा है आपके रिजल्टेंट्स के लिए, कि आपने जो भी रिजल्ट्स प्रोवाइड करने हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो कितने टाइम फ्रेम के अंदर बन जाएंगे, और वो डिलीवरेबल्स या वो माइलस्टोन या वो रिजल्ट्स आखिर होंगे क्या। मतलब अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो है इसका ये फर्स्ट डिलीवरेबल जो है वो आपको 2 वीक्स के अंदर मिलना है, तो उस फर्स्ट डिलीवरेबल है क्या, उसके ऊपर जो 2 हफ्ते आप लगा रहे हैं उसको मेंशन करें, अपने उस डिलीवरेबल को डिस्क्राइब करें, डिटेल करें, ताकि पता चल सके कि ये 2 हफ्ते लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, क्यों लगे, इसकी वजह क्या है। तो डिलीवरेबल स्केड्यूल करेंगे आप, उसकी डेट्स वगैरह भी मेंशन करेंगे। अगली चीज़ है एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। स्पेसिफाई एनी कंपनी और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स दैट आर रेलेवेंट टू परफॉर्मिंग द वर्क। कोई भी आपका जो काम आप करवाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप एसओडब्ल्यू बना रहे हैं, उससे रेलिवेंट किसी भी तरह का स्टैंडर्ड जो आपकी इंडस्ट्री पहले से फॉलो कर रही है या बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो कराया जा रहा है, तो आपने वो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड यहाँ पे बताना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं और वहाँ पे टेस्ट देना होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कह दिया जाता है जी एक गैट टाइप टेस्ट होगा। दैट मीन्स कि आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया जाता है ऑलरेडी कि आपका जो टेस्ट होना है वो इस स्टैंडर्ड के ऊपर होना है, या एनटीएस टाइप होगा या जो कुछ भी। तो आपको एक थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड ये सेट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। डिस्क्राइब हाउ द बायर ऑर्गेनाइजेशन विल डिटरमिन इफ द वर्क इज एक्सेप्टेबल।
अगर अब आपकी जो बायर ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्ड ओपन कर देती है, कोटेशन लेना शुरू कर देती है, प्रपोजल देना शुरू कर देती है, तो फिर सेलर साइड को ये भी पता होना चाहिए कि आपकी बायर साइड किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर सप्लायर साइड से चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है। मतलब उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज़ किस तरह से बेहतरीन होगी तो आपकी जो बायर साइड है वो एक्सेप्ट कर लेगी। और लास्ट पॉइंट जो आपके स्टेटमेंट ऑफ वर्क के अंदर मेंशन होना चाहिए वो है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो ठीक है मेंशन हो गई, इसके अलावा व्हाट्स एक्स्ट्रा, इसके अलावा आप क्या बताना चाह रहे हैं। Specify any special requirements such as hardware or software certifications, minimum degree or experience level of personnel, travel requirements and so on. तो अगर आपको हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल करनी है, आपको एम्प्लॉइज़ का भी एक स्टैंडर्ड सेट करना है, आपको अपने प्रोडक्ट्स का भी एक स्टैंडर्ड सेट करना है, तो वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आप अलहदा से बता सकते हैं। जिस तरह अगर आप कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो ना, तो उन्होंने आपकी डिटेल पूछ ली होती है और एंड में एक उन्होंने डब्बा बना के दिया होता है अदर्स के नाम पे, या अदर डेटा, या अदर जो है वो रिक्वायरमेंट्स के नाम पे, कि अगर आपने ये सब कुछ तो कर लिया, इसके अलावा अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो वो बता दें। तो दिस इज बेसिकली स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने प्रोक्योरमेंट के स्टेज नंबर 2 पे, दैट इज सॉलिसिटेशन प्लानिंग या सॉलिसिटेशन। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉलिसिटेशन प्लानिंग, उसके बाद पढ़ते हैं सॉलिसिटेशन। ये पहले स्टेप नंबर 2 था, मैं इसको जब अपलोड करूंगी तो मैं इसको ठीक कर दूंगी। तो हम लोग पहले पहले सॉलिसिटेशन प्लानिंग पढ़ते हैं, उसके बाद सॉलिसिटेशन पढ़ेंगे। सॉलिसिटेशन प्लानिंग क्या है? सॉलिसिटेशन प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग सेवरल डॉक्यूमेंट्स। अब आपने सॉलिसिटेशन प्लानिंग करनी है, मतलब कि आपने ये देखना है कि आप कहाँ कहाँ से बिड्स या कोड्स या कौन कौन से रिसोर्सेज से एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो आपने बताना है। इसके अंदर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। सबसे पहले आपने अपना RFP रेडी करना है, जैसा कि आपने पीछे देखा भी था जब आपने शुरू में एक चार्ट देखा था, ये वाला। यहाँ पर आपने देखा था कि सॉलिसिटेशन प्लानिंग के अंदर जो आपका आउटपुट आता है वो आता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इशू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो इसलिए वहां पर उसने सबसे पहले जो आपके पास सॉलिसिटेशन प्लानिंग का वर्ड जैसे ही आया है, तो उसने जो आपके पास सबसे पहली चीज मेंशन किया वो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की। यूज टू सॉलिसिट प्रपोजल फ्रॉम पर्सपेक्टिव सेलर्स। आपको बहुत सारे सेलर्स की तरफ से प्रपोजल जो है वो आएंगे इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इस्तेमाल करते हैं। अगला है रिक्वेस्ट फॉर कोट्स, यूज टू सॉलिसिट कॉर्ड फॉर वेल डिफाइंड प्रोक्योरमेंट्स। अब प्रपोजल जो है वो मैंने आपको पहले शुरू में भी बता दिया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्रपोजल जो है वो बेसिकली ऑन सर्विसेज और गुड्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो कोटेशंस होती हैं वो बेसिकली ऑन प्राइस होती हैं, ऑन डिमांड होती हैं। अगली चीज जो आपने यहाँ पर लिखनी है वो है इन्विटेशन फॉर बिड और निगोशिएशन एंड इनिशियल कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉलिसिटेशन प्लानिंग। मतलब शुरू शुरू में अगर कोई इनिशियल आपने कॉन्ट्रैक्टर से कोई रिव्यू किया है और अभी बात अभी कंफर्म फाइनल नहीं हुई है, लेकिन एक उन्होंने आपको एक लमसम या एक आइडिया दे दिया उन्होंने आपको अपनी जो है वो सेलिंग का, तो वो चीज़ें या वो निगोशिएशंस या वो कम्युनिकेशन जो है वो भी आपकी सॉलिसिटेशन प्लानिंग का पार्ट हो सकते हैं। अब RFP या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का एक टेम्पलेट या उसमें एक आउटलाइन दे दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, जो कि बेसिकली आउटपुट है आपकी सॉलिसिटेशन प्लानिंग का। RFP के अंदर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है, पर्पस हो सकता है कि आप प्रपोजल रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आपकी बैकग्राउंड का आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड हो सकता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं आपकी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इन्वायरमेंट जो आपको चाहिए वो हो सकती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का प्रोसेस हो सकता है, SOW जो हमने अभी पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ वर्क हो सकता है, या स्केड्यूल इन्फॉर्मेशन, वो आपको पता सारा कुछ आपने अभी स्टेटमेंट ऑफ वर्क के अंदर इसका एक टेम्पलेट पढ़ा जिसके अंदर स्केड्यूल वगैरह की भी डिटेल आ जाती है। पॉसिबल अपेंडिसेस, इसके अंदर और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो ये पांचों हो सकती हैं। करंट सिस्टम जैसे चल रहा है वो, उसके बाद सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स अब क्या बन गई हैं वो, वॉल्यूम और साइज ऑफ डेटा कितना है वो, रिक्वायर्ड कंटेंट ऑफ वेंडर रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। मतलब कि अगर आपका वेंडर जो है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को रिस्पॉन्स करता है, तो उसको किस कंटेंट के अंदर रिस्पॉन्स करना चाहिए। कोई फॉर्म दे दें आपके जी ये हमारा फॉर्म है, हमारे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंदर आप ये और इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, हमें ये चीज़ें जाननी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं जानना। तो फिर जो आपका वेंडर साइड होगी वो सिर्फ इसी प्रपोजल को फिल करेगी, और इस प्रपोजल को फिल करने के बाद वो आपके पास आप तक पहुंचा देगी। तो दिस वुड बी योर वेंडर साइड, और ये जो वेंडर साइड है ये वाला परफॉर्मा या ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको फिल कर देगी। सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद, क्या आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए भी आपने एक टेम्पलेट बता देना कि ये मेरा टेम्पलेट है और इसकी अकॉर्डिंग ही आपने काम करके प्रोवाइड करना। इसके बाद जो तीसरा स्टेप था वो था सॉलिसिटेशन का।
सॉलिसिटेशन प्लानिंग हो गई, उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बना लिया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का टेम्पलेट भी मैंने आपको दिखा दिया। अगली चीज़ जो सॉलिसिटेशन की है वो क्या है कि ठीक है आपने जो भी प्लानिंग की है वो कर ली है, आपके पास डिफरेंट वेंडर्स या डिफरेंट सेलर्स आ गए हैं, अब आपने उनमें से चूज करना है, तो सॉलिसिटेशन का काम शुरू हो जाएगा और फाइनली फिर आप सोर्स सिलेक्शन के ऊपर चले जाएंगे। सॉलिसिटेशन मतलब कि अब यहाँ पर शुरू हो जाएगी, अब आपको प्रपोजल्स आने शुरू हो जाएंगे, कोटेशन आने शुरू हो जाएंगे। सॉलिसिटेशन इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग प्रपोजल्स और बिड्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव सेलर्स, मतलब आपके सेलर जो है वो आपको प्रपोजल्स और बिड्स वगैरह जो है वो देना शुरू कर देंगे, तो इसके अंदर आप वो सब कुछ रिसीव कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन कैन एडवर्टाइज टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज इन सेवरल वेज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडवर्टाइज कर सकती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर करने के लिए बहुत सारे तरीकों से, मतलब एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे तरीके फॉलो किए जा सकते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए। अप्रोचिंग द प्रेफर्ड वेंडर, खुद से ही एक वेंडर तक अप्रोच कर लें आपके, जी मेरी ये डिटेल्स है और मैं इस वेंडर से काम कराना चाहता हूँ, मतलब आपको ऑलरेडी एक प्रेफरेंसेस जो है वो आपकी हैं। अगली चीज़ है अप्रोचिंग सेवरल पोटेंशियल वेंडर्स, मतलब आप एक प्रेफर्ड वेंडर के पास नहीं जा रहे, आपके पास बहुत सारे पोटेंशियल वेंडर्स हैं और आप उन सबको अप्रोच करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ है एडवर्टाइजिंग टू एनीवन इंटरेस्टेड, आपके पास कोई पोटेंशियल वेंडर नहीं है, आपके पास जितने भी इंटरेस्टेड आपको लगता है कि मेरे पास सैंपल है, ये पॉपुलेशन है, आप उन सब के लिए आप अपनी जो है ये जो आप एडवर्टाइज कर दो अपनी प्रोक्योरमेंट के लिए। आखिरी चीज जो है वो यहाँ पर मेंशन करा है, बिडर्स कॉन्फिडेंस कैन हेल्प क्लैरिफाई द बायर्स एक्सपेक्टेशन, अगर आपका बिडर जो है वो कॉन्फिडेंट होगा तो ही आपके जो बायर है उसकी एक्सपेक्टेशंस के अंदर क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज क्या होगा कि बिडर अगर खुद से ही कंफ्यूज है तो आपका बायर क्यों ही आपसे कुछ बाय करेगा, मतलब अगर बिडर कह रहा है कि जी मैं इतने लो प्राइस के ऊपर आपकी ये चीज जो है ये रेडी कर दूंगा, लेकिन वो लो प्राइसेस के ऊपर खुद थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है या लो इन कॉन्फिडेंट है, तो बायर हो सकता है कि थोड़े हाई प्राइसेस वाले को ओके कर दे, क्योंकि उसको लो प्राइसेस वाले का कॉन्फिडेंस बेहतर नहीं लग रहा। तो दैट्स वाई बिडर का कॉन्फिडेंस जो है वो मैटर करता है फॉर दिस स्टेज। So this is all about solicitation and this is all about this lecture, and inshallah we'll meet in the next lecture. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.